हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम लोग मार्गदर्शन बुक के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। ये वीडियो ऑल ओवर टेस्ट सीरीज का 10 नंबर का वीडियो है। ठीक है, चलिए हम लोग अब फटाफट से टेस्ट को आरंभ करते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर यहाँ से एक है दोस्तों कि पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किससे मानी जाती है। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किससे मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए है पाली से, बी है प्राकृत से, सी है अपभ्रंश से और डी है संस्कृत से। ठीक है, बताइए फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में कि पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किससे मानी जाती है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो उत्पत्ति माना जाता है वो अपभ्रंश से माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा अपभ्रंश। आगे है दूसरा नंबर का सवाल कि नहमूल व्यंजन के रूप में अपभ्रंश काल में प्रयुक्त नहीं थे, इन्हें पुरानी हिंदी में किस रूप में ग्रहण किया गया। ठीक है, न के रूप में, ना के रूप में, नह के रूप में या नए के रूप में। ठीक है, किसके रूप में ग्रहण किया गया। इन्हें न के रूप में पुरानी हिंदी में ग्रहण किया जाता था। ठीक है, न के रूप में। आगे है तीसरा नंबर का सवाल कि राजस्थान के चारण कवियों ने अपने गीतों के लिए जिस साहित्य शैली का प्रयोग किया है उसे क्या कहते हैं। डिंगल कहते हैं, पिंगल कहते हैं, डिंगल और पिंगल दोनों कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो उनको हम लोग बोलते हैं दोस्तों डिंगल। क्या बोलते हैं, उस शैली को डिंगल बोलते हैं। आगे देखिए, आदिकाल में अपभ्रंश ध्वनियों की संख्या कितनी थी। आदिकाल में अपभ्रंश ध्वनियों की संख्या कितनी थी। 8 थी, 9 थी, 10 थी या 12 थी। ठीक है, तो आदिकाल में अपभ्रंश ध्वनियों की संख्या जो थी दोस्तों वो कितनी थी, तो 8 थी। याद रखिएगा कितनी, 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आचार्य हेमचंद्र और बाणभट्ट ने मध्यकालीन आर्य भाषा अपभ्रंश को क्या कहा है। देश भाषा, ग्राम भाषा, विदेशी भाषा या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आचार्य हेमचंद्र और बाणभट्ट ने जो मध्यकालीन आर्य भाषा थी उसको ग्राम्य भाषा बोले हैं। क्या बोले हैं, ग्राम भाषा। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अपभ्रंश के सबसे पहले महान कवि कौन थे। अपभ्रंश के सबसे पहले महान कवि कौन थे। हेमचंद्र थे, आसगु थे, स्वयंभू थे या पुष्पदंत थे। ठीक है, तो अपभ्रंश के जो सबसे पहले महान कवि थे वो कौन थे, तो वो थे दोस्तों स्वयंभू। कौन थे, स्वयंभू। आगे देखिए 7 नंबर का कि कनौजी कहाँ बोली जाती है। कनौजी जो है वह कहाँ बोली जाती है। देवास में, कानपुर में, हिसार में या रोहतास में। ठीक है, तो कनौजी जो है दोस्तों कानपुर में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है कनौजी, तो कानपुर में बोली जाती है। आगे देखिए, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना बताना है कि कब हुआ था। 1910 में, 1920 में, 1929 में या 1936 में। ठीक है, तो बताइए फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में कि हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो इसका जो स्थापना हुआ था दोस्तों वो 1910 में हुआ था। कब हुआ था, 1910 में। याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, ल किस प्रकार का व्यंजन है। ल जो है वह किस प्रकार का व्यंजन है। ठीक है, तो ल जो है ना वो ऑप्शन नंबर ए है उष्म व्यंजन है या दंत व्यंजन है या अंतस्थ व्यंजन है या तालव्य व्यंजन है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए य, र, ल, व ये सब जो है ना अंतस्थ व्यंजन होते हैं, यानी कि ये अंतस्थ व्यंजन है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से और देख लीजिए कि यहाँ से तालम सा, मूर्धन्य सा, धन सा और हा ये ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो दंत व्यंजन है, ठीक है, ये वाला हो जाता है आपका तथा तथा वाला जो जितना भी वर्ण है ये दंत व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, और तालब भी हो जाएगा आपका च छ झ। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। 10 नंबर देखिए, खड़ी बोली को हिंदुस्तानी किसने कहा? खड़ी बोली को हिंदुस्तानी किसने कहा? उदय नारायण तिवारी ने, या सुनीति कुमार चटर्जी ने, या जॉर्ज ग्रियर्सन ने, या रविंद्रनाथ श्रीवास्तव ने? ठीक है, तो किसने कहा खड़ी बोली को हिंदुस्तानी? तो खड़ी बोली की हिंदुस्तानी बोले हैं सुनीति कुमार चटर्जी। ठीक है, सुनीति कुमार चटर्जी। आगे देखिए, हिंदी में मूर्धन्य वर्णों की संख्या कितनी है बताना है। हिंदी में मूर्धन्य वर्णों की संख्या जो है वो कितनी है बताना है। 2 है, 3 है, 4 है या 5 है? तो देखिए मूर्धन्य वर्णों की संख्या कौन होता है? तो जो ट, ठ, ड, ढ और जो मूर्धन्य न होता है वो वाला होता है, यानी कि टोटल संख्या इनका कितना होता है? तो 5 होता है, तो याद रखिएगा 5। चलिए आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि ब्रज भाषा की उपबोली डांगी किस राज्य में बोली जाती है? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में या महाराष्ट्र में? ठीक है, तो ये जो भाषा है यह राजस्थान में बोली जाती है। आगे है, हिंदी में विसर्गों की संख्या कितनी है? हिंदी में विसर्गों की जो संख्या है वह कितनी है? तो केवल एक विसर्ग है। ठीक है, तो याद रखिए 1। आगे देखिए, भला हुआ जो भारिया बहिनी महरा कंतु लेजेंग तुनियसी अहुजे भागघर एंतु, उपयुक्त दोहे की भाषा क्या है? ठीक है, उपयुक्त दोहे की भाषा बताना है। अपभ्रंश है, ब्रज है, खड़ी बोली है या प्राकृत है? तो यह जो भाषा है वह कैसी भाषा है? तो यह अपभ्रंश भाषा है। कैसी भाषा है? तो अपभ्रंश भाषा है। आगे है, बालचंद बिजबावई भाषा दूहू नहीं लगई दुजवन हासा, ये काव्य पंक्तियाँ किसकी है? स्वयंभू की है, नरपति नाल की है, या विद्यापति की है, या मधुकर कवि का है? फटाफट बताइए कि यह जो पंक्ति है वह किसकी पंक्ति है? तो याद रखिएगा विद्यापति की पंक्ति है। किसकी है? तो विद्यापति की पंक्ति है। आगे देखिए, आगे है 16 नंबर का कि संदेशऊ सविरथ पै भई कहनु न जाई, जे कालांगुल्ली मुंदक डऊ सो बौडही समाई। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? ठीक है, बिसल सूरी हैं, या अधमन हैं, या हेमचंद्र दामोदर भट्ट हैं, या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो इन पंक्तियों के जो रचनाकार हैं वह है अधमम्रन। ठीक है, अधमम्रन। चलिए आगे देखिए 17 नंबर का, उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है? अरबी से, अपभ्रंश से, फारसी से या तुर्की से? ठीक है, तो जो उर्दू शब्द है ना ये तुर्की भाषा से लिया गया है। कहाँ से? तो तुर्की भाषा से उर्दू शब्द लिया गया है। आगे देखिए, आगे है 18 नंबर का क्वेश्चन कि रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा है? रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा है? कि बिहारी की भाषा चलती है, बिहारी की भाषा साहित्यिक है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, या बिहारी की भाषा में शब्द वैचित्र्य बहुत कम है। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या बोला है? कौन सा ऑप्शन ठीक है आपको बताना है। तो देखिए,
बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, ये ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ठीक होने का कौन है, तो है सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है कि राज्य भाषा नियमानुसार क वर्ग में कौन सा एक राज्य नहीं आता है। ठीक है, क वर्ग में कौन सा एक राज्य जो है वह नहीं आता है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या हरियाणा, कौन सा एक राज्य जो है वो नहीं आता है। तो पंजाब जो है ना वो ख वर्ग में आता है, यानी कि क वर्ग में आता है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड वगैरह, ठीक है, झारखंड और बिहार। और ख वर्ग में आपका आता है पंजाब और हिमाचल प्रदेश वगैरह वाला। और जो ग में बच गया, ठीक है, ग में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के राज्य वगैरह ऐसे में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है इसमें कि मैथ्यू अर्नाल्ड ने आलोचना के कितने प्रकार स्वीकृत किए हैं। मैथ्यू अर्नाल्ड ने आलोचना के कितने प्रकार स्वीकृत किए हैं, 2, 4, 6 या 3। कितने प्रकार जो है वह स्वीकृत किए हैं। ठीक है, तो वो स्वीकृत किए हैं दोस्तों 3 प्रकार, यानी कि मैथ्यू आर्नाल्ड 3 प्रकार के आलोचना का प्रकार स्वीकृत किए हैं। ठीक है, मैथ्यू अर्नाल्ड 3 प्रकार का याद रखिएगा। आगे देखिए, कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं व्यक्तित्व से पलायन है, यह कथन किसका है। ठीक है, इलियट का, रिचर्ड्स का, ड्राइन का या वर्ड्सवर्थ का। ठीक है, तो बताना है कि यह जो कथन है यह कथन किसका है। तो यह कथन इलियट का है। इलियट बोलते हैं कि कविता में कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्तित्व से पलायन है, यह इलियट का है। किसका है, तो इलियट का, याद रखिएगा, इलियट का है जो पलायन वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, मिश्र बंधु ने या रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल बोले हैं। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल बोले हैं। चलिए आगे देखिए, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति आई ए रिचर्ड की नहीं है। कौन सी कृति जो है वह आई ए रिचर्ड की नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, बी है द फिलॉसफी ऑफ रेटकिट, आगे है कल्चर एंड अनार्की और डी है इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग। ठीक है, तो कौन सी कृति आई ए रिचर्ड की नहीं है, यानी कि 3 कृति उनका है और 1 नहीं है, वही आपको बताना है। ठीक है, तो कल्चर एंड अनार्की आई ए रिचर्ड का नहीं है, बाकी प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, द फिलोसफी ऑफ रेटरिक है और इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग है। यानी कि 3 को कृति ये सब है और बाकी ये वाला कृति रिचर्ड की नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि कविता करना अनंत पुण्य का फल है। ठीक है, इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई, यह संवाद पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की है। चंद्रगुप्त की है, ध्रुवस्वामिनी की है, स्कंदगुप्त की है कि राजश्री का है। ठीक है, तो यह जो कथन है दोस्तों, ठीक है, यह जो कथन है वह स्कंदगुप्त की है। ठीक है, स्कंदगुप्त नाटक की। आगे देखिए, आगे है इसमें कि 25 नंबर का क्वेश्चन कि कार्यालय पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए। अनौपचारिक होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, मुहावरेदार होनी चाहिए या औपचारिक भाषा होनी चाहिए। तो कैसी भाषा होनी चाहिए, औपचारिक भाषा होनी चाहिए। 26, यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सुर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रज पर।
ठीक है, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नगेंद्र का, रामचंद्र शुक्ल का या राहुल सांकृत्यायन का? ठीक है, तो यह जो कथन है ये रामचंद्र शुक्ल का है कि यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रज भाषा पर। तो यह जो कथन है यह किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। चलिए आगे देखिए, कहानी परिंदे किसके द्वारा लिखी गई है? कहानी परिंदे किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, तो परिंदे कहानी आपको पता होगा कि किसके द्वारा लिखा गया है? निर्मल वर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? तो निर्मल वर्मा के द्वारा। चलिए सेट नंबर 1 में हम लोग किए हैं कि निर्मल वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, तो फटाफट से आप बताइए कि कब हुआ था और कहाँ हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि दोहा छंद के समचरणों में कितनी मात्राएं होती है? दोहा छंद के समचरणों में कितनी मात्राएं होती है? ठीक है, तो इसमें जो मात्राएं होती है वह 11 मात्राएं होती है। कितनी? 11 मात्राएं। चलिए आगे देखिए, आगे है कि कवित्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को शक्ति कहते हैं, यह परिभाषा किसने दी है? ठीक है, यह जो परिभाषा है वो किसने दी है? कुंतक ने, मम्मट ने, भट्ट लोलक ने या वामन ने? ठीक है, प्रश्न है कि निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को शक्ति कहते हैं, तो यह जो भाषा है वो किसने दिए हैं? तो मम्मट ने। किसने? मम्मट ने दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है 30 नंबर का प्रश्न दोस्तों कि काव्य प्रयोजन किस व्यक्ति को मिलता है? काव्य प्रयोजन किस व्यक्ति को मिलता है? कवि को, महाकाव्य के पाठक को, दोनों को या साधारण व्यक्ति को? ठीक है, किसको मिलता है? तो दोनों को मिलता है। ठीक है, आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल में साहित्यिक पुस्तकों की संख्या मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल में साहित्यिक पुस्तकों की संख्या मानी है। ठीक है, कितनी संख्या माने हैं? तो 4 माने हैं। कितनी? 4 माने हैं। ठीक है, कि वीर गाथा काल में जो साहित्यिक पुस्तक है वो टोटल 4 है। ठीक है, ये माने हैं। आगे देखिए, आचार्य शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर किस नाम से प्रकाशित हुआ था? किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो हिंदी साहित्य का इतिहास के रूप से जो है वो प्रकाशित हुआ था। ठीक है, सबसे पहले वो प्रकाशित किया गया था हिंदी साहित्य के विकास के नाम से। ठीक है, तो उसके बाद किया गया था हिंदी साहित्य के इतिहास। तो पहले याद रखिए हिंदी साहित्य का विकास के नाम से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग बी के साथ जाएंगे। ठीक है, हिंदी साहित्य का विकास। आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है? पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है? पुष्पदंत है, राम सिंह है, स्वयंभू हैं या धनपाल हैं? पाहुड़ दोहा के जो रचयिता हैं, ठीक है, वो बताना है कि कौन है। तो है राम सिंह। पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है? तो राम सिंह है। याद रखिए, राम सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए कि सैसन जोतन दूहू मिली गेल, दूदू हल बले दंत परि गेल, कबहूक बांधे कचक बंदूक बिचारी, कबहू छापे अंग कबहू उधारी। इन पंक्ति के लेखक कौन है? ठीक है, इन पंक्ति के लेखक कौन है? तो इन पंक्ति के लेखक हैं विद्यापति। कौन है? तो विद्यापति हैं। चलिए आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि डिंगल भाषा अपभ्रंश के साथ किसके योग से बनती है? डिंगल भाषा अपभ्रंश के साथ किसके योग से बनती है? राजस्थानी के योग से, गुजराती के योग से, बंगाली के योग से या मैथिली के योग से? ठीक है, किसके योग से बनती है? तो राजस्थानी के योग से बनती है। किसके योग से? तो राजस्थानी के योग से बनती है। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, यह कथन किसका है? कबीरदास का, अमीर खुसरो का, भारतेंदु का या मैथिली, ठीक है, कोकिल का? ठीक है, तो फटाफट से बताइए कमेंट बॉक्स में
कि यह कथन किसका है, तो अमीर खुसरो का है। किसका? अमीर खुसरो का। आगे देखिए, हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है? हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है? ठीक है, हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है? तो हिंदी का प्रथम महाकवि हैं स्वयंभू। कौन है? स्वयंभू हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि 37 नंबर का क्वेश्चन में ये होना चाहिए था कि किसके अनुसार, ठीक है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग महाकवि प्रथम माने हैं हिंदी के लिए। ठीक है, जैसे राहुल संकीर्तयायन जो है वो सरहबा को माने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, 38 नंबर का प्रश्न है कि अपभ्रंश नाम पहले पहल किसके शिलालेख में मिलता है? ठीक है, यह नाम जो है वो किसके शिलालेख में मिलता है? तो वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद 39 नंबर का कि सुमेलित करना है। ठीक है, एक साइड यहाँ पास दिया हुआ है और एक साइड यहाँ पास रचनाकार का नाम दिया है और एक साइड रचना है। ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ पास सुमेलित करना है। देखिए, तो यहाँ पास क्या है कि जीनी पदम सूरिरास। जीनी पदम सूरिरास किसकी कृति है? तो सार मूर्ति की कृति है। और देखिए, गौतम स्वामी रास, गौतम स्वामी रास, तो ये जो है ये उदरा सैत की कृति है। आगे है इसके बाद पंच पांडव चरितरास, पंच पांडव चरितरास शालिभद्र सूरी की है। और विद्यापति पदावली विद्यापति की है। ठीक है, यानी कि यहाँ पास इस प्रकार से मैच हो जाएगा कि जीनी पदम सूरिरास सार मूर्ति की, गौतम स्वामी रास उदरा सैत की, पंच पांडव चरितरास शालिभद्र सूरी की, विद्यापति की पदावली विद्यापति की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, विजयपाल रासो की भाषा कौन सी है? विजयपाल रासो की भाषा कौन सी है? डिंगल है, पिंगल है, अपभ्रंश है या प्राकृत है? ठीक है, कौन सी भाषा है? तो वह है दोस्तों अपभ्रंश भाषा। विजयपाल रासो की भाषा कैसी है? अपभ्रंश भाषा। बौद्धों का प्रभाव किन भागों में था? बौद्धों का प्रभाव किन भागों में था? बौद्धों का प्रभाव दोस्तों पूर्वी भागों में था। कौन से भागों में था? तो पूर्वी भागों में था। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा अलवार भाव है? निम्नलिखित में कौन सा अलवार भाव है? ठीक है, तो अलवार भाव के बारे में बताना है। तो वह भाव है दोस्तों सरायोगी। सरायोगी जो है वो अलवार भाव है। चलिए आगे देखिए, अलवार भक्तों का मूल स्थान कहाँ था? अलवार भक्तों का मूल स्थान जो था वह कहाँ था? तो दक्षिण भारत था। कहाँ था? दक्षिण भारत था। सूफी शब्द की उत्पत्ति अधिकांशतया किस शब्द से मानी जाती है? सूफी शब्द की उत्पत्ति जो है वो अधिकांशतः किस शब्द से मानी जाती है? तो सूफ से मानी जाती है। किससे? सूफ से मानी जाती है। चलिए आगे देखिए, आगे है, निम्नलिखित कविताओं में से कौन सा कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखा गया है? ठीक है, कौन सा कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखा गया है? नया वर्ष फिर आया, लिख पर वे चले, या युद्ध स्थिति, या ये सभी? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का ये सभी है, यानी कि नया वर्ष फिर आया है, लिख पर वे चले ये भी है, और युद्ध स्थिति है, यानी कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता सब है। आगे देखिए, प्राणचंद चौहान ने रामायण महानाटक की रचना किस वर्ष की? प्राणचंद चौहान ने रामायण महानाटक की रचना जो है वह किस वर्ष किए? तो 1610 में, 1610 में किए। आगे है, आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद हैं। आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद बताना है। ठीक है, तो वर्णों के भेद हैं 4। कितने भेद हैं? तो 4 भेद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए,
आगे है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन शब्द की संज्ञा बताइए। ठीक है, वहाँ पास एक शब्द जो है, जैसे कि यहाँ पास बुढ़ापा जो है वो रंगा जाएगा। ठीक है, और आपको वहाँ से इस शब्द का संज्ञा बताना है कि कौन सा इसमें संज्ञा है। ठीक है, तो बुढ़ापा क्या है, वह भाव है। ठीक है, यानी कि वह भाववाचक संज्ञा है। 50, आदर शब्द का विशेषण क्या है। आदर शब्द का विशेषण बताना है कि आदर शब्द का विशेषण क्या होगा। तो आदर शब्द का विशेषण हो जाएगा आदरणीय। क्या हो जाएगा, आदर शब्द का विशेषण हो जाएगा आदरणीय। 51, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं, 2 भेद हैं। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। क्रिया का जो मूल रूप होता है वह क्या कहलाता है। तो क्रिया का जो मूल रूप होता है वह कहलाता है धातु। क्या, धातु कहलाता है। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक यह मनुष्य जाति को साथ देता आया है। यह कथन निबंध से उद्धृत है। यह कौन से निबंध से उद्धृत है या संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों यह जो निम्नलिखित ऑप्शनों में से संबंधित है वह युद्ध और नारी से संबंधित है। किससे, युद्ध और नारी से संबंधित है। नीलम देश की राजकन्या किसकी कृति है। नीलम देश की राज्य कन्या जो है वह किसकी कृति है। तो जैनेन्द्र की कृति है। किसकी, जैनेन्द्र की कृति है। आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया जुड़ने पर कौन सी क्रिया बनती है। संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया जुड़ने पर कौन सी क्रिया जो है वह बनती है। तो नाम धातु क्रिया। कौन सी क्रिया, नाम धातु क्रिया। इनाम बगल में दबाना मुहावरा का सही अर्थ बताना है। इनाम बगल में दबाना मुहावरा का सही अर्थ बताना है। तो बेईमानी करना। क्या करना, बेईमानी करना। 10 मुख में कौन सा समास है। 10 मुख में कौन सा समास है। तो दोस्तों 10 मुख में जो है वह कौन सा समास है। तो बहुव्रीहि समास। ठीक है, 10 मुख में कौन सा समास है, वो है। तो 10 मुख किसके लिए प्रयोग होता है, तो रावण के लिए। तो इसीलिए बहुव्रीहि कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे है। तत्सम शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तत्सम शब्द जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो तत्सम शब्द जो है वह कितने प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के। तत्सम शब्द जो है वह कितने प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के। आगे है रसखान के सवैया में धूल से शोभित कौन हो रहे हैं। रसखान के सवैया में धूल से शोभित कौन हो रहे हैं। ठीक है, तो रसखान ये कैसे कवि थे। तो कृष्ण के बारे में यह में रचना करते थे। तो धूल में कौन वहाँ पर शोभित होंगे। ठीक है, तो धूल में शोभित होंगे आपके यहाँ पास रसखान की सवैया में धूल से शोभित कौन हो रहे हैं ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पास सवैया के बारे में बात किया गया है। तो धूल से शोभित कृष्ण हो रहे हैं। कौन, कृष्ण। आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि भूषण के धनाक्षरी में हिरणों के झुंड में कौन रहता है। ठीक है, तो कौन रहता है बताना है। ठीक है, तो रहता है बंदर। कौन रहता है साथ में, तो बंदर। चलिए आगे देखिए। गोदान पाठ के आधार पर एक निम्न वर्गीय किसान कौन है। निम्न वर्गीय जो किसान है उसका नाम क्या है, तो होरी नाम है। आगे देखिए, बिहारी के दोहे में नायिका की वेदना को कौन समझ सकता है। बिहारी के दोहे में नायिका की वेदना को कौन समझ सकता है, तो कृष्ण। कौन, कृष्ण। लोहे का स्वाद कैसी कविता है। ठीक है, यह जो कविता है यह
कैसी कविता है? तो यथार्थपरक कविता है। चलिए आगे है, मैला आंचल का कथा काल कितने वर्ष का है? मैला आंचल का जो कथा काल लिया गया है वो कितने वर्षों का लिया गया है? तो 2 वर्षों का। कितने वर्षों का? 2 वर्षों का। आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा जो है वह किसने दिए हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। मधुआ पाठ में सिल्ली जगह में सोते हुए बालक ने किसका पुराना कोट ओढ़ लिया? ठीक है, सिल्ली नहीं होना चाहिए, यहाँ पास गिल्ली होना चाहिए। ठीक है, इसको आप सुधार लीजिएगा कि गिल्ली जगह पर सोते हुए बालक ने किसका पुराना कोट लिया? ठीक है, ओढ़ लिया था। तो शराबी का कोट था। किसका कोट था? तो शराबी का कोट था। आगे देखिए, हिंदी के आधुनिक काल के काव्य की एक विशेषता क्या है? हिंदी के आधुनिक काल की काव्य की एक विशेषता बताना है कि एक विशेषता क्या है। यह जीवन के साथ चला, इसमें करुण रस की प्रधानता मिली, इसमें जीवन के विभिन्न समस्याओं और उनके समाधान को स्थान मिला, या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो कौन सा विशेषता है? इसमें जीवन की विभिन्न समस्याओं और उसके समाधान का स्थान मिला, यही जो है वो ठीक है। आगे देखिए, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित काव्य यशोधरा में रात को यशोधरा को छोड़कर सिद्धि हेतु कौन जाता है? ठीक है, कौन जाता है यशोधरा को छोड़ करके? ठीक है, तो उनका स्वामी छोड़ करके जाते हैं। आगे देखिए, कलगी बाजरे की कविता में कवि ने किन उपमानों की व्यक्तता समाप्त हो गई है? ठीक है, और बताया है चांद के बारे में, कमल के बारे में, दोनों के बारे में, या इनमें से कोई नहीं? तो दोनों के बारे में। प्रारंभिक गद्य की भाषा क्या है? प्रारंभिक गद्य की भाषा जो है वह क्या है? तो खड़ी बोली है। प्रारंभिक गद्य की भाषा कैसी थी? तो खड़ी बोली। मैला आंचल उपन्यास की सारी कथा केंद्र बिंदु कौन सा गांव है? मैला आंचल उपन्यास का जो सारी जो कथा है वह केंद्र बिंदु है, वो कौन सा गांव है? ठीक है, तो वह गांव है दोस्तों मेरीगंज। कौन सा गांव है? मेरीगंज गांव है। आगे देखिए, हिंदी में गद्य का प्राचीनतम रूप किस ग्रंथ में मिलता है? हिंदी में गद्य का प्राचीनतम रूप जो है वह किस ग्रंथ में मिलता है? तो वह मिलता है 84 वैष्णव की वार्ता में। 84 वैष्णव की वार्ता में प्राचीनतम ग्रंथ मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, परिंदे कहानी की कथा क्या थी? परिंदे कहानी की जो कथा थी वह क्या थी? तो कौन सा स्कूल था? तो वह जो स्कूल था वह कॉन्वेंट स्कूल था। कैसा स्कूल था? वह स्कूल जो था वो कॉन्वेंट स्कूल था। आधुनिक काल में ब्रज भाषा का स्थान किसने ले लिया? आधुनिक काल में ब्रज भाषा का स्थान किसने लिया? तो खड़ी बोली ने। किसने? खड़ी बोली ने। दशानन में कौन सा समास है? तो दशानन में तो बहुव्रीहि समास है। ठीक है, दशानन जो है, दशानन में बहुव्रीहि समास है। देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं कि ईसाई पादरियों ने किस प्रकार हिंदी गद्य के प्रसार में योगदान किया? ठीक है, ईसाई पादरियों ने किस प्रकार हिंदी गद्य के प्रसार में योगदान दिए? ठीक है, तो किस प्रकार योगदान दिए? तो बाइबल का हिंदी में अनुवाद कराया और उसे बांटा। ठीक है, इस प्रकार दिए। आगे देखिए, मैं अपने आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, तो अपने आप के बारे में बोला जा रहा है, यानी कि निजवाचक हो गया। ठीक है, यानी कि निजवाचक सर्वनाम। प्रयोगवाद का प्रारंभ कब से माना जाता है? प्रयोगवाद का जो प्रारंभ माना जाता है वो 1943 से माना जाता है। प्रयोगवाद का जो प्रारंभ माना जाता है वो 1943 से माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो 1943 प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। आगे देखिए, गोदान में कितने अध्याय हैं? गोदान में कितने अध्याय हैं? ठीक है, तो गोदान में 36 अध्याय हैं। गोदान में कितने अध्याय हैं? तो 36। गोदान में कितने अध्याय हैं? तो 36 अध्याय हैं। डिंगल भाषा में रचित किस सदी के आगमन के साक्ष्य मिलने लगते हैं? ठीक है,
तो किसके साक्ष्य मिलते हैं ये बताना है। ठीक है, तो इसमें जो साक्ष्य मिलता है दोस्तों वो मिलता है 15वीं सदी का। किसका? 15वीं सदी का। ठीक है, डिंगल भाषा में कौन सदी का साक्ष्य मिलता है? तो 15वीं सदी का साक्ष्य मिलता है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो भरत मुनि है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो भरत मुनि है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो भरत मुनि है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्ति फोर्ट विलियम कॉलेज में कभी संबंध नहीं रहा? फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं था। ठीक है, तो कौन संबंधित नहीं था? तो मुंशी सदासुखलाल संबंधित नहीं थे, बाकी लल्लूलाल थे, सदल मिश्र थे और गिलक्राइस्ट थे। ठीक है, चलिए, और यहाँ पास बताना है कि कौन संबंधित नहीं थे। आगे है 83 नंबर का क्वेश्चन कि मिस्र बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया? मिस्र बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया? ठीक है, तो दोस्तों इन्होंने उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल नाम दिया। ठीक है, अलंकृत काल नाम दिया। भारतेंदु युग में हिंदी भाषा तथा राष्ट्रीय विचारधारा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले विचारक कौन थे? ठीक है, यहाँ पास बताना है कि भारतेंदु युग में हिंदी भाषा तथा राष्ट्रीय विचारधारा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले विचारक का नाम बताना है। ठीक है, तो हैं दयानंद सरस्वती। कौन है? दयानंद सरस्वती। हारता मेरा मन, ठीक है, क्या है? हारता मेरा मन महाकवि निराला जी की कैसी कविता है? ठीक है, तो यह जो कविता है वह रहस्यपरक कविता है। हारता मेरा मन रहस्यपरक कविता है। आगे देखिए, आगे है आचार्य शुक्ल के अनुसार कौन प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माना जाता है? ठीक है, गद्य लेखक के बारे में बात किया जा रहा है, तो कौन माना जाता है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार? तो माने जाते हैं राम प्रसाद निरंजनी। राम प्रसाद निरंजनी आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माने जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र से पूर्व हिंदी गद्य की शैली क्या थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की पूर्व हिंदी गद्य की शैली क्या थी? ठीक है, तो इनकी शैली बताना था कि कैसी शैली था, तो था उर्दू फारसी युक्त और संस्कृत शब्दों से युक्त। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? राजभाषा आयोग का गठन बताना है कि राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। आगे है इसके बाद कि राग दरबारी किस प्रकार का उपन्यास है? राग दरबारी किस प्रकार का उपन्यास है? ठीक है, तो बताना है कि कैसा उपन्यास है। तो राग दरबारी हम लोग जानते हैं कि आंचलिक उपन्यास है। जो न प्रिय पहचान पाती शीर्षक कविता में महादेवी वर्मा ने किस ओर संकेत किया है? किस ओर संकेत किया है? तो अपने सुख दुख युक्त जीवन की ओर संकेत किया है। आगे है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के काल में हिंदी गद्य में क्या लिखा गया? हिंदी गद्य में क्या लिखा गया? ठीक है, तो नाटक लिखे गए, निबंध लिखे गए, आलोचना लिखी गई या सभी लिखे गए? तो ये सभी चीज लिखे गए। आगे देखिए, आगे है कि गोरखनाथ ने किसका उपदेश दिया? गोरखनाथ ने किसका उपदेश दिया? किसका उपदेश दिए? तो हठ योग का उपदेश दिए गोरखनाथ। आगे देखिए, हिंदी कविता के आधुनिक युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हिंदी कविता के आधुनिक युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। किसे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। आगे देखिए, भूषणकृत शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? भूषणकृत शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो 105 अलंकारों का। कितने अलंकारों का? तो 105 अलंकारों का। आगे देखिए,
रसखान किस धारा के कवि हैं? रसखान जो हैं वह किस धारा के कवि हैं? सगुन के या निर्गुण के? ठीक है, रसखान किस काव्य धारा के कवि हैं? ठीक है, तो वो जो हैं वह रसखान दोनों के माने जा सकते हैं। रसखान जो हैं वो दोनों धारा के कवि माने जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, हालांकि वो सगुन में ज़्यादा होते थे क्योंकि वो कृष्ण भक्त थे। ठीक है, तो यहाँ से आप ऑप्शन नंबर बी ज़्यादा सही है, आप बी के साथ जाइए। ठीक है, चलिए आगे है कि ठीक है दोस्तों, वो कृष्ण भक्त थे, आप सगुन के साथ जाइए, ये ज़्यादा सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, हिंदी कविता में राष्ट्रीयता की तान सबसे पहले किसने छेड़ी? राष्ट्रीयता की तान जो है हिंदी कविताओं में सबसे पहले किसने छेड़ी थी? ठीक है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अवधी बोली निम्न में से कहाँ बोली जाती है? अवधी बोली निम्न में से कहाँ बोली जाती है? ठीक है, तो इलाहाबाद में। कहाँ? इलाहाबाद में। चलिए आगे देखिए, आगे है कि 30 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पंक्ति में कौन सा अलंकार जो है वह उपयोग किया गया है? तो यमक अलंकार। ठीक है, यहाँ पास 3 बेर खाती थी और वे 3 बेर खाती है। ठीक है, तो देखिए, एक बेर का मतलब होता है जो बैर फल होता है, और एक बेर का मतलब होता है कि उतने टाइम। ठीक है, चलिए आगे देखिए, प्रेम मल्लिका, प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, अश्रु तरंग रचना किसकी है? ठीक है, तो ये सब जो रचना है, ठीक है, ये सभी रचना है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र की। चलिए आगे देखिए, आगे है कि देश के कितने भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो 22 भाषाओं को। कितने? 22 भाषाओं को। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 के अगले मॉडल सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।